हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पे। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन 2024 में भारतीय इतिहास को। भारतीय इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण को हम लोगों ने पढ़ा था और इनके कुछ क्वेश्चनों को हम लोगों ने जाना भी तक। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम लोगों ने किया था क्वेश्चन को सोल्यूशन। लगभग हम लोग 19 क्वेश्चन को पढ़ लिए थे और हमारा 20 नंबर से स्टार्ट है, जो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 के रूप में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 20 नंबर प्रश्न से। हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं, यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि अलबरूनी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए है, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय जीवंत भारत से प्रभावित था, वह एक विद्वान था, वह एक त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। यानी कि अलबरूनी के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो वह उसका ग्रंथ उस समय जीवंत भारत से प्रभावित था, वह संस्कृत का विद्वान भी था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। अब इसका व्याख्या है कि अलबरूनी एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्नलिखित में किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर को पुनर्निर्माण किया? तो ऑप्शन बी, भीमदेव ने इनका पुनर्निर्माण करवाया था। इसका व्याख्या है, महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1026 ईस्वी के समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम, जिसका शासन था 1022 से 63 ईस्वी था, महमूद मंदिर से अतुल संपत्ति लूट कर वापस लौट गया। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। महमूद गजनी ने जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1026 में से लूट लिया और चला गया अपने क्षेत्र, और इसके जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के का निर्गत किए। तो ऑप्शन बी, महमूद गजनी ने चांदी के सिक्कों का चलाया था, चांदी के सिक्कों को। अब इनके व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या है, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित है। ऊपरी भाग मुद्रा लेख अरबी भाषा में था, दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा जैसे देवनागरी लिपि में था। सिक्के के मध्य में संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था कुछ वर्ड, और वो वर्ड है अव्यक्तम मोहम्मद अवतार निरूपति मोहम्मद। इस लेख के चारों तरफ अंकित लेख था अव्यक्तिया नाम आयाम टन कम होत महमूदपुर संवतो 1481। चांदी के इस सिक्के दिरहम का वजन 3 ग्राम था। महमूद गजनवी के चांदी के सिक्के का वजन कितना था? 3 ग्राम। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? ऑप्शन ए है जलालुद्दीन मगरबनी, दूसरा है गजनी का महमूद, तीसरा है सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, और चौथा है चंगेज का। तो ऑप्शन सी सही है, सियाबुद्दीन महमूद ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। मध्य एशिया के शासक सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ और 1205 ईस्वी तक वह साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। उसने 1175 से 76 ईस्वी के में मुल्तान और उच्च पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का प्रथम लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी परास्त हो गया। यद्यपि तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, उसके साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई जो बाद तक कायम रही। गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो ऑप्शन ए है भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया।
व्याख्या दिया हुआ है 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूल राजदूत भीम द्वितीय ने अपने योग्य एवं साहसी विधवा मां नायका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गौरी की भारत में पहली लड़ाई थी। गौरी की पहली लड़ाई किसके साथ थी? तो भीम द्वितीय के विरुद्ध, जो उसकी पराजय हो गई। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? ऑप्शन सी सही है, चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया। तो किस वर्ष? 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। 94 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले यमुना नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में चंदावर कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में चंदावर फिरोजाबाद जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया? तो ऑप्शन बी जयचंद पराजित किया गया। किस वर्ष? 1194 ईस्वी में। 27 नंबर क्वेश्चन है, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया? तो ऑप्शन बी है जयचंद। लगभग दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। अब आता है 28 नंबर प्रश्न, जो है युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। यानी कि ये क्या कहना चाहता है कि भारत में किस युद्ध के बाद मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई? तो ऑप्शन बी तराइन के द्वितीय युद्ध में भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। इसका व्याख्या है 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमान की जीत हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, मायने रखता है। वाला बोल रहा है सही क्रम में सजाए। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। निम्नलिखित नामों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें, वह नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। तो ऑप्शन ए है, एक नंबर में है चंगेज का, दूसरा नंबर में है महमूद गजनी और तीसरा नंबर में है मोहम्मद गौरी और चौथा नंबर है तैमूर। तो इसको सही क्रम में सजाना है कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद तो कूट दिया हुआ है 1 2 3 4, कूट बी है 2 3 1 4, कूट सी है 3 4 1 2, कूट 4 है 4 1 2 3। तो इसका सही आंसर है कूट बी 2 3 1 4। यानी कि सबसे पहले भारत कौन आया? मोहम्मद गजनवी आया, और दूसरे नंबर पर कौन आया? मोहम्मद गौरी, और उसके बाद चंगेज खां जो एक मंगोल नेता थे, और चौथे नंबर पर तैमूर आए थे। इनके व्याख्या को हम लोग पढ़ते हैं। व्याख्या है सन 999 से 1027 के बीच मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो मोहम्मद गजनवी ने किस वर्ष तक भारत पर आक्रमण किया? तो 999 से 1027 ईस्वी के बीच तक इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ, और सन 1205 ईस्वी में वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। चंगेज खां के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 ईस्वी में खारिज शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मकबरनी दिल्ली सल्तनत की ओर भागा। सुल्तान नसरुद्दीन के शासन काल में मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तो मंगोल सेनानायक तैमूर था, जिन्होंने अब 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न है 30 नंबर की, किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी ने जो सिक्के चलाए उस सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। गौरी के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, और दूसरे तरफ कलमा अरबी भाषा में खुदा हुआ था। 31 नंबर प्रश्न है कि
भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? तो ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक को इन्होंने इक्ता प्रदान किया था। अब और इसका व्याख्या है कि गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में इक्ता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 से 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत को विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्क शक्ति का विस्तार भी किया। अगला प्रश्न है 32 नंबर की, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? तो ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी। व्याख्या है मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन महमूद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदयपुर पर कब्जा कर लिया। 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। 1198 से 1203 ईस्वी तक बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगरों ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। सेन ने भाग कर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वही कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाई। 33 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ऑप्शन ए है मलिक इब्राहिम, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बख्तियार खिलजी और ऑप्शन डी है अली मर्दान खिलजी। और ऑप्शन ई भी दिया है 5वां नंबर ऑप्शन है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी। इन्होंने भारत पर बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी। प्रश्न है 34 नंबर, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? तो किसने इसका नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? तो ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी ने इसका विध्वंस किया था। 35 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं जिनमें कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। यानी कि कथन है हमारे पास ए और आर कारण है। उनको देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है, उसका सही चयन करना है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए और कारण आर है कि उत्तर भारत में राजनीति एकता नहीं थी। दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा सही है, इसका चयन करना है। ऑप्शन ए है कि कथन ए में कथन ए तथा कथन आर दोनों सही है तथा कथन आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है कथन ए का तथा कथन आर दोनों सही है परंतु कथन आर कथन ए की व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है कथन ए सही है किंतु कथन आर गलत है। ऑप्शन डी है कथन ए गलत है किंतु कथन आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि कथन ए तथा कथन आर दोनों सही है तथा कथन आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इनका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, हम उनको पढ़ते हैं कि क्या है व्याख्या में। भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को प्राप्त हुआ, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय संसवंशी वंश के मोहम्मद गौरी को प्राप्त हुआ। अंततः स्पष्ट है कि कथन सत्य है। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का न होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का कारण था। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक एकता का अभाव, सामाजिक विभेद, ब्रह्मवाद का उत्थान, नैतिक का पतन, भारतीयों की तुलना में तुर्कों की रणनीति
सैनिक संगठन, साधन आदि के दृष्टि से श्रेष्ठ होना तुर्की सफलता का कारण है। इस प्रकार कथन तथा कारण दोनों सही है। कथन तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में किस शिलालेख में मिलती है? तो ऑप्शन ए, दसपुर शिलालेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी हमें मिलती है। इसका व्याख्या भी दिया गया है, व्याख्या को हम लोग पढ़ते हैं। जो मंदसौर शिलालेख कुमारगुप्त के शासनकाल का है। इस लेख में कुमारगुप्त राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यहाँ से प्राप्त लेख पट्टाभ श्रेणी जिसे रेशमी सूत बुनने वाले समिति कहते हैं तथा इंदौर लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है।